एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी। आज की वीडियो थोड़ी सी आई ओपनिंग है और काम आ सकती है सारे मर्दों के और लड़कों के जो भी रिलेशनशिप में हैं या आने वाले हैं। तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि एक फ़ीमेल, एक महिला क्यों चीट करती है रिलेशनशिप में। क्या ऐसे कारण होते हैं कि वो अपने पार्टनर से थोड़ी थोड़ी दूर होती जाती है और कई बार इन कारणों की वजह से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, या फिर इन कारणों की वजह से एक फ़ीमेल जो है वो चीट करने लगती है अपने पार्टनर पे। तो इस वीडियो में उन रीज़न्स को मैं आपको बताऊंगी और साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगी मेल पार्टनर्स को कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ना आए, इनको आप अवॉइड कर पाओ। तो वीडियो को देखना एंड तक, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना ना भूलें। एक लाइक कर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा है। तो बताती रहा करो मुझे कमेंट सेक्शन में भी और लाइक करके भी, और कमेंट सेक्शन में कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है वो भी आप मुझे बता सकते हो। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। आइए अब शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि मेन जो हैं, जो आदमी लोग हैं, वो चीट करते हैं सेक्सुअल नीड की वजह से। अगर उनकी सेक्सुअल नीड्स या उनको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो वो इसीलिए चीट करते हैं अपने पार्टनर पे। वहीं ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो चीट इसलिए करती हैं क्योंकि उनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उनके रिश्ते में। ये 100% सच नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कारण यही होते हैं कि एक आदमी अपनी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए चीट करता है और एक जो औरत है वो अपनी इमोशनल नीड या इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इसी के ऊपर हम आगे इस कॉन्वर्जेशन को बिल्ड करते हैं। जैसा मैंने कहा, अगेन इस पर डिबेट मत करने लग जाना। ये 100% सच नहीं है कि सारी महिलाएं इसीलिए करेंगी और सारे मर्द इसीलिए करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। तो इसी के रिगार्डिंग देखिए, पहला रीज़न तो यही आ गया कि अगर आपको अपने पार्टनर से नेग्लेक्ट फील हो रहा है, एक फ़ीमेल है वो फील करती है कि जो उसका पार्टनर है वो उसे नेगलेक्ट करता है, अवेलेबल नहीं है, उसकी बात नहीं सुनता है और अपने में ही बिज़ी रहता है। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं ना कि वर्कोहॉलिक होते हैं, अपने काम में लगे रहे, उनकी दुनिया बस उनका काम है और घर पे सिर्फ वो ऐसे आते हैं जैसे कि होटल में आ रहे हो। तो ऐसे में वाइफ की कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि जो वो शेयर करना चाहती है, एक जो इमोशनल वो कनेक्ट ढूंढती है। देखिए, दोस्त यार होते हैं लेकिन हर चीज़ दोस्तों से डिस्कस नहीं की जाती, और कितनी फीमेल तो ऐसी हैं जिनके दोस्त ही नहीं होते। शादी के बाद में उनकी कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ वो हस्बैंड पे ही पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं। अपनी सारी इमोशनल जो बातें हैं, उनके दुख दर्द हैं या खुशी है, कुछ भी है, वो शेयर करने के लिए। और ऐसे में अगर हस्बैंड अवेलेबल ही नहीं है उनके लिए, उनको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, दूसरी चीज़ों में बिजी रहते हैं, कभी अपने यार दोस्तों में बिजी हैं, फ्री टाइम भी है तो दोस्तों के संग टाइम स्पेंड करने में बिजी हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों और घर वालों में, वाइफ जो है वो कहीं बिल्कुल एंड में उनकी लिस्ट में आती है। तो ऐसे में वाइफ जो है वो कहीं बाहर अपना वो बॉन्ड ढूंढने में लग जाती है कि इस रिश्ते में मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल साफ सीधा साधा है कि अपनी वाइफ के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए। डेली आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता तो कम से कम छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा अपनी वाइफ के पास बैठिए, उनकी बातें पूछिए, उनसे बातें करिए, अपनी भी बताइए। तो थोड़ा सा वाइफ के साथ बेटर कम्युनिकेशन रखने की कोशिश कीजिए और अपनी वाइफ को एनकरेज कीजिए कि वो थोड़ा सा अपना एक सर्कल बनाए, चाहे वो अपनी जहाँ आप रहते हैं उस सोसाइटी में हो, उस मोहल्ले में हो, या फिर उनकी कोई पुरानी यार दोस्त हों कॉलेज टाइम की या स्कूल टाइम की, उनके साथ वो दोबारा बॉन्ड क्रिएट करें, उनसे बातें करना शुरू करें। तो थोड़ा सा ये है ना कि उनके पास और लोग भी होंगे, इसके अलावा उनका मायका है, उनकी बहनें हैं, या आपकी तरफ के कोई ऐसे रिलेटिव हैं जिनसे उनकी थोड़ी बहुत बनती है, तो उनको एनकरेज करें कि उनसे और बनाएं। कभी कभी उनके पास मिलने चली जाएं, उनसे बातें वो करें। तो उनको इस तरीके से एनकरेज कीजिए। अगर उनके पास अपना एक सर्कल होगा, आप उनके पास अवेलेबल होंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी से रिलेटेड दूसरी बात ये आती है कि हस्बैंड वाइफ में बात तो होती है लेकिन हस्बैंड ध्यान से वाइफ की बात सुनते ही नहीं है। वाइफ जो है वो बोलती रहती है लेकिन डीपर लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाती है हस्बैंड के साथ में। तो देखिए, सिर्फ नाम के लिए आपको बातें नहीं करनी है। अपनी वाइफ की जो भी वो बात कह रही है, कोई अगर वो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रही है, उसे सुनिए और उसका सॉल्यूशन अगर आप उसे दे सकते हैं तो वो देने की कोशिश कीजिए। अगर वो परेशान है, स्ट्रेस में है और आपके साथ अपनी परेशानी शेयर करती है, तो उसको फील होना चाहिए कि आप
आप उसकी बात सुन रहे हो और अगर आप कुछ सोल्यूशन दे सकते हो तो वो ज़रूर दीजिए। तो मतलब आपको डीपर लेवल पे उसके साथ कनेक्ट करना है। अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट पे ये चीज़ बोल दी कि आप उससे बात करो, उसके साथ अवेलेबल रहो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बैठे हो और फ़ोन चला रहे हो या टीवी देख रहे हो और वो बस बोले जा रही है और आप बोलते हो कि सुन तो रहा हूँ। नहीं, सिर्फ सुनना नहीं है, उसकी बातों को समझना भी है, उसको प्रॉपरली टाइम देना है। अब आती है तीसरी चीज़, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में वो प्यार वाला बॉन्ड नहीं है तो भी वाइफ को बहुत ज़्यादा फील होता है और हो सकता है यही बॉन्ड वो बाहर देखना शुरू कर दे। तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा रोमांस होना, रोमांटिक बातें होना, रोमांटिक जेस्चर होना, थोड़ी बहुत आप किसी भी तरीके से अपने प्यार को जताने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रोमांटिक टाइप के नहीं होते, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन आप किसी भी तरीके से उनकी केयर आप करते हो, ये चीज़ शो कर सकते हो। पूछ लो आपने खाना खाया या नहीं, उनको थोड़ी शॉपिंग पे ले जाओ, अगर उन्हें शॉपिंग करना पसंद है तो उनसे पूछ लो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है या और कोई त्यौहार है, तो उनसे पूछ लो कि अरे तुम क्या पहनने वाली हो, आपके पास कपड़े हैं, कुछ चीज़ चाहिए, चलो मैं दिला लाऊं। ये छोटी छोटी सी बातें ही शो करती हैं कि आप उनकी केयर करते हो, आपको उनकी फ़िक्र है। और यही कितनी जगह ऐसा होता है कि इसका उल्टा होता है, वाइफ तो कह के अपनी प्रॉब्लम्स बता बता के मतलब एकदम ओवर हो जाती है उसकी कि क्या ही बोलूँ, ये आदमी तो एकदम वॉल जैसा है, तो मेरी बात सुनता है नहीं, समझता नहीं, मुझे प्यार करता नहीं, मेरी वैल्यू करता नहीं। तो जहाँ पे वाइफ को ये फील होने लग जाता है कि मेरी वैल्यू नहीं कर रहा या मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि वो चीज़ वो बाहर ढूंढना शुरू कर दें, वो प्यार, वो लव, वो केयर वो बाहर ढूंढना शुरू कर दें। तो ऐसा ना कीजिए। और अगर इस रिश्ते को आप चाहते हो कि ये अच्छे से प्यार भरा चलता रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये सब प्रॉब्लम्स ना आए कि वाइफ जो है वो रूठ के मायके में जाके बैठी है या डिवोर्स मांग रही है या अलग होने की बात कर रही है या फिर चीट कर रही है, तो इस सब से बचने के लिए थोड़ा सा अपनी वाइफ पे ध्यान देना शुरू कीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की। अब आप बोलोगे कि आपने तो शुरू में कहा था कि वाइफ को इमोशनल कनेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये वाला पॉइंट कैसे आ गया? तो जैसा मैंने पहले कहा था 100% ये चीज़ प्रूव नहीं होती। तो कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं कि अगर वाइफ को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अपने हस्बैंड से, जैसे कि बहुत सारे मर्द हैं जिनको ये गलत फहमी है कि अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। या फिर बहुत सारे लोगों को ये भी गलत फहमी है कि अगर हस्बैंड का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है तो वाइफ तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो ये मिथ हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या प्रोसेस है आपका। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर आपका साइज़ अच्छा है या आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, ये मैटर नहीं करती इतना कि आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। आप अच्छे से रोमांटिक टाइम एक उसके साथ स्पेंड कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो फोरप्ले का टाइम, उसकी आप चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करो। एक ऐसा बॉन्ड आपका होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ को कहाँ टच करने से उसे बहुत अच्छा फ़ील होता है। आपको पता होना चाहिए कि उसके कौन से सेंशुअल पॉइंट हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि उसका मूड ऑफ हो जाता है। एक हस्बैंड को पता होना चाहिए कि उसकी वाइफ को क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सी पोजीशन या किस तरीके का उसका मूड है, वो आप पता लगा पाओ उसकी बातों से, उसे देखने से, उसको टच करने से। तो ये एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मतलब हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, मेरा साइज़ अच्छा है या मेरी टाइमिंग अच्छी है तो वाइफ तो खुश होगी होगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी की चॉइस, सेंशुअल पॉइंट, क्या उसे अच्छा लगता है वो अलग अलग होता है। तो जब तक आप अपनी वाइफ को अच्छे से जानोगे नहीं, उसके साथ कनेक्ट नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, थोड़ा खुलोगे नहीं, थोड़ा रोमांटिक उसे फील नहीं कराओगे, तो वो बॉन्ड कैसे बनेगा? तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक वो ये वाला बॉन्ड आप क्रिएट कर पाओ। और एक बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए ये ज़रूरी भी है एंड नॉर्मली भी एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न आता है प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप। अगर एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लाइक अब्यूज़ अगर होता है या गाली गलौज होती है, इस तरीके के जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वाइफ जो है वो अलग हो जाए हस्बैंड से या फिर उससे चीट करने लगे। तो अगर ऐसा आपका रिलेशन है तो वो कब तक चलेगा, आप खुद सोच के देखिए। कौन चाहता है विलिंगली ऐसे रिलेशनशिप में रहना जो प्रॉब्लमेटिक हो? वो तो बस यही है ना कि ठीक है, जब तक झेला जा रहा है झेल रहे हैं। लेकिन अगर उनको कोई और ऐसा ऑप्शन मिल गया, कोई और ऐसा मिल गया जो उन्हें वो
प्यार, वो केयर दिखा रहा है जिसकी वो डिमांड करती हैं, जिसकी वो इच्छा करती हैं अंदर से। कोई अगर उनको ऐसा मिल गया जो उनको बहुत प्यार केयर दिखा रहा है तो बहुत इजीली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि एक वाइफ जो चाहती है अपने हस्बैंड से वो आप उन्हें दें, ना कि कोई और। ये प्रॉब्लम्स जो हैं, आपको खुद अच्छा लगता है क्या? आप खुद सोच के देखो कि कौन नहीं चाहता। आप खुद भी नहीं चाहते होगे कि आपका रिलेशनशिप ऐसा रहे। आप खुद चाहते होगे कि यार हम भी दूसरे कपल्स की तरह खुश रहें, हमारी लाइफ अच्छी हो, हम एक दूसरे का ध्यान रखें, केयर करें, लव करें एक दूसरे से। तो अगर आप भी ये चाहते हो तो आप अपनी तरफ से कोशिश करो और बदले में वो भी कोशिश करेंगी। मैं जब भी इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ ना रिलेशनशिप वाली, हमेशा कोई ना कोई ऐसा कमेंट ज़रूर करता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है क्या, सारी चीज़ें मैं ही करूं क्या? जी नहीं, आप अपने तरफ से अपना ट्राई कीजिए। ये रिश्ता जितना दूसरे का है उतना आपका भी है, आप दोनों को ऑब्वियसली ट्राई करना है। लेकिन आप में इतनी ईगो क्यों है कि मैं ही क्यों करूं? अरे भैया, खुशियाँ उसमें आपकी भी तो जुड़ी हैं, ये ज़िंदगी जो उसके साथ चल रही है वो आपकी भी तो है। इस ज़िंदगी में आप भी तो खुश रहना चाहते हो, तो क्यों नहीं कर सकते आप ट्राई? देखिए, रिश्ते में ईगो नहीं होनी चाहिए, मैं क्यों सॉरी बोलूं या मैं क्यों ट्राई करूं। देखिए, क्योंकि ये रिश्ता आपका भी है, आप भी खुश रहना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी लाइफ चाहते हो, इसलिए आप ट्राई कीजिए। अगर आप 10 बार ट्राई करेंगे तो वापस से वहाँ से भी हो सकता है 2 बार वो भी ट्राई करें। तो आप अपनी तरफ से इनिशिएट तो लीजिए। अब लास्ट पॉइंट आता है रिवेंज। जी हाँ, रिवेंज यानी बदला लेने के लिए भी बहुत सारे औरतें जो हैं वो चीट करती हैं। अगर हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है या वाइफ ने उसे पकड़ लिया, हस्बैंड ने सॉरी भी बोल दिया, वो चीज़ पुरानी भी हो गई, वो चीज़ ख़त्म भी हो गई, अब हस्बैंड जो है वो सुधर भी गया, लेकिन अगर वाइफ के मन में ये चीज़ है कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो हम बराबर हो जाएंगे, तो हो सकता है रिवेंज के चलते एक वाइफ जो है वो चीट करने का ट्राई करे अपने हस्बैंड का, ताकि उसको फील कराए। वो एक होता है ना अंदर से कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसे प्यार तो करती हूँ, इसके साथ में रहूँगी, लेकिन इसे मैं इस चीज़ का सबक सिखाऊंगी, इसे बताऊंगी कि कैसा फ़ील होता है कि अगर चीट किया जाता है। तो रिवेंज के चलते, बदला लेने के चलते, सबक सिखाने के चलते भी बहुत सारी वाइफ जो है वो चीट करती हैं। तो ये थे कुछ कारण जो मैंने सोचे और नोट डाउन करे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं आखिर चीटिंग के। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी की साइकी अलग होती है, हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, किसी के मन में कुछ भी आ सकता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किए ये कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई कारण हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली इसके अलावा भी लोगों के अपने रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन कारण हैं और आई थिंक ये सारे कारण ऐसे हैं जिनको आप ईजिली नेग्लेक्ट कर सकते हो, ईजिली इन पर काम कर सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख पाए हो तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए कि ये सारे कारण आपके रिश्ते में ना आए और इनको हटाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका रिश्ता जो है वो एक हैप्पी लविंग केयरिंग वाला हो। प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा लंबी खिंचे ना, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरारें ना लाती रहें, आप उनको ठीक करने की कोशिश करते रहिए। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।